अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कई बार ऐसा होता है कि आप पब्लिकली कोई आर्ग्यूमेंट रख रहे होते हैं या आप पर्सनल किसी इंटरेक्शन में होते हैं और आपके पास जो आर्ग्यूमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है, आपने उस पर बाकायदा अच्छे से रिसर्च की होती है। लेकिन सामने वाला एक ऐसी बात कर जाता है जो आर्ग्यूमेंट वाइज और रीजनिंग वाइज उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग होती है। लोग उसकी बात पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि आपके दिमाग में भी क्वेश्चन मार्क आ जाता है, आपके खुद के पर्सनल बिलीव्स चैलेंज हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगला बंदा जिस चीज़ का इस्तेमाल अपनी आर्ग्यूमेंट में कर रहा होता है उसे हम कहते हैं फैलेसी। उसमें उसकी आर्ग्यूमेंट में काफ़ी सारी लॉजिकल फैलेसीज होती हैं। लॉजिकल फैलेसीज क्या होती है वो आज हम इंशाल्लाह डिटेल में समझेंगे और मैं आपको कई सारी एग्जाम यानी कई सारी टाइप भी बताऊंगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका नज़रिया बिल्कुल बदल जाएगा लोगों को देखने का, उनकी आर्ग्यूमेंट समझने का, उनकी सोच किस तरह काम करती है वो भी आप समझ पाएंगे। और एक्सरे जिस तरह आपके चमड़ी और आपके गोश्त के अंदर से आपकी हड्डी को देख लेता है ना, उस तरह अब आप लोगों की शुगर कोटेड आर्ग्यूमेंट जिसके अंदर काफ़ी सारी फैलेसीज है उसको चीरते हुए आप उनकी रियल थॉट प्रोसेस तक पहुंच पाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि पहले आपको पता हो कि किस किस फैलेसीज का लोग उमूमन इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग जो है इसे इंटेंशनली करते हैं, जिस तरह पॉलिटिशियंस हैं, बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, एक्टर्स हैं, रिलीजियस स्पीकर्स हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग, क्योंकि हम इन्हीं लोगों को देख देख कर सीख रहे होते हैं आर्ग्यूमेंट बनाना, तो हम अनइंटेंशनली वैसी फैलेसीज प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि कॉन्फिडेंटली बोलने का मतलब है कि आप जो कुछ भी बोल रहे हैं वो सही है, जबकि हकीकत बिल्कुल ऐसी नहीं है। और दूसरे इकसाम ऐसे लोगों की है जिन्हें लगता है कि अगर आर्ग्यूमेंट इमोशनल है, अपीलिंग है, पॉपुलर है, तो वो आर्ग्यूमेंट सही है, जबकि हकीकत वैसी भी बिल्कुल नहीं है। आर्ग्यूमेंट सही तब होती है जब वो बैक होती है किसी स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ या उसके पीछे स्ट्रॉन्ग रीजनिंग हो। आर्ग्यूमेंट सिर्फ उसी सूरत में सही होती है। अब समझते हैं कि लॉजिकल फैलेसी क्या होती है। मैं लॉजिकल फैलेसी की आपको डेफिनेशन बताता हूँ। लॉजिकल fallacy is a mistake in reasoning that can make a weak argument appear strong. Sometimes these fallacies are used intentionally to win debates, and sometimes people use them without realizing it. तो ये सिर्फ ज़्यादातर लोग इसको अपनाते सिर्फ इसलिए हैं ताकि वो उस वक्त पे अपनी बात को आपसे आगे रख सकें। लेकिन इस लॉजिकल फैलेसी वाली आर्ग्यूमेंट कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं की जा सकती, और अगर उसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो वही कुछ होगा जो आजकल ज़्यादातर मुल्कों में हो रहा है। देखें, जुमलेबाज लोग जो हैं पार्लियामेंट में आके बैठे हैं तो मुल्क का सत्यानाश हो गया है। एज अ मुस्लिम अल्लाह ताला ने हमें बार बार कहा है कि तो हमें हक के साथ खड़े होना है, और अल्लाह ताला सूरह बनी इसराइल में फरमाते हैं, ला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, कि किसी ऐसी चीज़ की पैरवी मत करना जिसके बारे में तुम पुख्ता इल्म न रखते हो। इन्ना समा वल बसरा वल फुअदा कुल्लु उलाइका काना अनु मसऊला, कि बेशक ये आँख, ये कान और ये अक्ल, ये दिल, इसके बारे में तुमसे पूछा जाएगा। तो एज अ मुस्लिम हमारा काम है कि हम जब कोई आर्ग्यूमेंट रखें तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, उसके पीछे प्रूफ्स हो, उसकी कोई ना कोई सनद हमारे पास मौजूद हो। सिर्फ अपीलिंग, पॉपुलर, इमोशनल आर्ग्यूमेंट रखना, तो ये एक बहुत ही बड़ा डेविएशन है और इसके बहुत सारे रिप्रकशंस आखिरत में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन बिलफर्ज अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो हक पसंद है और आप सच्ची बात करना चाहते हैं, लेकिन आपके सामने जो लोग हैं, जो आपके मुखालफिन हैं, उन्होंने तो लॉजिकल फैलेसीज भर भर के यूज़ करनी है। जिस तरह एक डॉक्टर को पता होना चाहिए कि अगर मेरे पेट में दर्द है, मुझे इतना बुखार है, मुझे उल्टी हो रही है, तो अब ये कौन सी डिजीज़ है, जब तक उसे वो डिजीज़ का नाम नहीं पता होगा वो इलाज कैसे करेगा। इसीलिए क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको 10 फैलेसीज बताऊंगा। तो पहली फैलेसी है एड होमिनेम, अटैकिंग द पर्सन। इसमें आर्ग्यूमेंट को छोड़कर जो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट पेश की गई है, जो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट पे बात हो रही है, उसको छोड़कर आप इंसान पर अटैक करने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को बताते हैं कि देखो कुरान में जो है सूद की हुर्मत है, सूद लेना देना अल्लाह ने हराम किया हुआ है, और एक इंसान उठ के खड़ा होता है और बोलता है कि भाई मैं तेरी बात क्यों सुनूं, तू तो खुद नमाज नहीं पढ़ता, तू तो खुद शराब पीता है। पहली बात, उसने इस आर्ग्यूमेंट को कंसिडर नहीं किया जो आपने बात की थी कि कुरान में अल्लाह ताला कहता है कि सूद हराम है। वो बंदा भले ही नमाज ना पढ़ता हो, वो बंदा भले ही शराब पीता हो, इससे ये आर्ग्यूमेंट कि कुरान में सूद की हुर्मत है वो तो चेंज नहीं हो जाती, वो तो चैलेंज नहीं हो जाती। इस वक्त ये दूसरा इंसान सिर्फ और सिर्फ इस बात को ना मानने के लिए पहले इंसान पर पर्सनल अटैक कर रहा है। जिस तरह से अगर आप बोले कि सिगरेट पीना जो है वो सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा खराब है, और एक इंसान खड़े होकर बोले भाई तू तो खुद सिगरेट पीता है, वो खुद भले ही सिगरेट पीता हो, लेकिन इससे ये बात जो है इनवैलिड नहीं हो जाती कि सिगरेट जो है आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा इंजूरियस है। इसी तरह इसका इस्तेमाल ज़्यादातर लोग रिलीजियस डिस्कशन में करते हैं। आप कई बार लोगों को सही हदीस बताएंगे, फिर वो आगे से कहेगा यार ये तो दूसरे मजहब का है,
अब ये अनफॉर्चुनेटली मुसलमानों में मज़हब बन चुके हैं, लेकिन लोग कहेंगे कि तो दूसरे मज़हब का है, इसकी बात पे क्या यकीन करना। बात यहाँ पे रसूलुल्लाह की हो रही थी। हदीस आपने कोट की है नबी अलैहिस्सलाम की, उसी रसूल की जिस पर वो बंदा भी ईमान रखता है, लेकिन वो सिर्फ आप पे पर्सनल अटैक करेगा कि आप क्योंकि दूसरे मज़हब से हैं, तो आपकी बात कोई वो सिरे से इनकार कर देगा। अब दूसरी फैलेसी की बात करते हैं। दूसरी फैलेसी है स्ट्रॉ मैन फैलेसी। स्ट्रॉ मैन फैलेसी में आप किसी की आर्ग्यूमेंट को पहले वीक करते हैं और उसके वीकेस्ट वर्जन पे अटैक कर देते हैं। इसकी मिसाल ऐसे है कि एक इंसान कहता है कि दुनिया में जितने भी उलूम हैं, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गई, मैथमेटिक्स हो गई, इन सब उलूम के ऊपर हम तरजीह कुरान के उलूम को देखते हैं और हम सबसे पहले ईमान कुरान के उलूम पर लाते हैं। अगर कोई बात कुरान में ऐसी आती हो जो कि बज़ाहिर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में सेंस ना बना रही हो, लेकिन हम ईमान रखते हैं कि कुरान का उलूम है, क्योंकि कुरान अल्लाह की किताब है, तो ये बात जो अल्लाह ने की है वो समझने की कुव्वत आज हमारे में नहीं है। हम इसके बेसिस पे नीचे बाकी जो उलूम है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, उसको डिनाई नहीं करते, लेकिन इस उलूम पर हम सबसे पहले ईमान लाते हैं। ये बात आप अगर किसी को प्रेजेंट करें और वो बंदा आगे से कह दे, इसका मतलब तुम कह रहे हो कि साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये कोई शय ही नहीं है, ये सब ऐसी फिजूल की बातें हैं। देखें इसने क्या किया। इसने सबसे पहली बात आपके एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट को, जो कि आपने एक बेहतरीन तरीके से उसको प्रेजेंट किया था, उसने उसको पहले तोड़ा मड़ोड़ा और उसके वीकेस्ट वर्जन पे आके अटैक कर दिया। इसकी दूसरी मिसाल, कोई इंसान आपसे कहता है कि रसूलुल्लाह ने ये फरमाया, कुछ कोई भी एक्स हदीस उसने आपके सामने पेश की, आपको लगता है कि हदीस जो है ये ऑथेंटिक नहीं है, आप उसे कहते हैं कि भाई ये जो आपने हदीस बयान की है इसको एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। और वो बंदा आगे से आपको कहता है इसका ये मतलब है कि आप सारी की सारी हदीस का इनकार करते हैं, आप मुनकरीन हदीस हैं। देखें, उसने पहले आपकी आर्ग्यूमेंट को वीक किया और वीकेस्ट वर्जन पे आके अटैक कर दिया। इसको हम कहते हैं स्ट्रॉ मैन फैलेसी, और ये कई बार होती है। ये आप पॉलिटिक्स में देखेंगे, हजार बार आप इसको फील करेंगे कि बात कुछ हो रही होती है, उसका एक वीकर वर्जन निकाला जाता है, फिर उस पर अटैक किया जाता है, जो कि ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट से बिल्कुल भी रिलेटिव नहीं होता है। और अब तीसरी फैलेसी है अपील टू पॉपुलैरिटी, जिसे हम बैंड वैगन भी कहते हैं। ये फैलेसी ऐसी है कि अगर कोई बात बहुत ज़्यादा पॉपुलर है तो उसको सच मान लेना। जबकि कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी सारी आर्ग्यूमेंट्स जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होती हैं वो एकदम ही ज़्यादा नॉन साइंटिफिक होती हैं और उसका रिलीजियस टेक्स्ट से भी कोई लेना देना नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में ये बात बहुत मशहूर है कि काली बिल्ली अगर आपका रास्ता काट जाती है तो आपका दिन जो है वो बहुत मनहूस जाएगा। लेकिन इसकी कोई भी ऑथेंटिसिटी ना बायोलॉजी में हमें मिलती है, ना किसी साइंटिफिक उलूम में, किसी भी साइंटिफिक उलूम में मिलती है। कोई भी साइंटिफिक डोमेन ये नहीं कहती कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो आपका दिन अब खराब होगा। ना ये आपको कुरान में बात मिलेगी, ना हदीस में मिलेगी, ना किसी सहाबी का कवाल है। तो ये बात सिर्फ मशहूर है। और अब कोई बंदा कहे कि यार इतने लोगों को नहीं पता है जो तुम्हें पता चल गया। ये आपने सुना होगा ना, आपको हदीस बताएं, लोग कहते हैं यार इतने सारे लोगों को नहीं पता था कि औरतों का मस्जिद में आना जो है सही है, और तू आके बता रहा है कि औरतों को मस्जिद आना चाहिए। क्योंकि लोकली वो चीज़ पॉपुलर है कि औरतें मस्जिद नहीं जाएंगी, इसका ये मतलब नहीं है कि इस्लाम में औरत मस्जिद नहीं जा सकती। ये मैंने एक सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिया है। इसी तरह कई बार लोग अंधों की तरह पॉलिटिशियंस पर, अपने फेवरेट रिलीजियस स्कॉलर पर, वो कहते हैं मुफ्ती साहब ने फरमा दिया है। क्योंकि मुफ्ती साहब ने फरमा दिया है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है और वो आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो लोग अब उस पर आंख बंद करके यकीन कर लेते हैं। ये इसमें फैलेसी है कि कोई भी बात सिर्फ इसलिए सच्ची नहीं हो सकती क्योंकि उसे बहुत ज़्यादातर लोग मानते हैं, जबकि चीज़ जो है वो इससे उल्टी है। अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे रसूलों का, अम्बिया का, तो सिवाय मूसा अलैहिस्सलाम और रसूलुल्लाह के कोई भी अम्बिया, कोई भी रसूल इस दुनिया में ऐसा नहीं गुजरा है जिसको अक्सरियत ने डिनाई ना किया हो। अक्सरियत जो है उस रसूल को डिनाई करती थी, चंद लोग ईमान लेकर आते थे। तो इसका ये मतलब हो गया कि वो रसूल गलत थे क्योंकि उनके पास पॉपुलैरिटी नहीं थी? बिल्कुल नहीं। जबकि सच्चाई तो इससे उलट है। सच्चाई तो ये है कि जो सच बात थी उस पर बहुत कम ही लोग ईमान लेकर आते थे। तो इसलिए इस तरह की जब कोई आपसे बात करे तो आपने उसको वहीं पे रोकना है और आपने कहना है कि भाई बैंड वैगन में फंस गए हो आप। अब चौथा है अपील टू अथॉरिटी। किसी बात को सिर्फ इसलिए सच मान लेना क्योंकि किसी एक बंदे ने या किसी एक अथॉरिटी ने फरमा दिया है। फॉर एग्जाम्पल, आप बोलेंगे कि यार सूद जो खाना है ना वो सही है। क्यों? क्योंकि फला मुफ्ती साहब ने बता दिया है कि आज के ज़माने में जो है सूद की हुर्मत ख़त्म हो चुकी है क्योंकि पूरा निज़ाम सूदी हो गया है। एक तरफ कुरान और हदीस में बातें क्लियरली लिखी हैं कि सूद जो है मुसलमानों पर हराम है, लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि एक कोई मुफ्ती साहब है जिन्होंने गवर्नमेंट से पैसे लिए और जिन्होंने एक बात कर दी,
अब वो पॉपुलर थे और वो एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हैं, तो अपील टू अथॉरिटी में ये होता है कि एक कोई बंदा एक बात कर देता है और आप आंख बंद करके उस पर यकीन करते हैं। इसका इस्तेमाल करते हैं काफ़ी सारे कॉस्मेटिक ब्रांड। वो किसी एक सेलिब्रिटी या एक इन्फ्लुएंसर या एक टीवी एक्ट्रेस को लेते हैं जो कि बहुत मशहूर है, जिनका पब्लिक में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, लोग उन्हें अंधों की तरह फॉलो करते हैं। अब वो क्योंकि उसे एंडोर्स कर देती है तो लोग ऑटोमेटिकली उस पर यकीन कर लेते हैं बगैर किसी रेफरेंस के या बगैर उसको वेरीफाई किए कि ये जो प्रोडक्ट बेच रही है, इसके पीछे जो फार्मूले लिखे हैं वो वाकई में मेरे लिए फ़ायदेमंद हैं कि हैं भी कि नहीं, और उसमें जो चीज़ें नुकसान की हैं वो कितनी हद तक नुकसान कर सकती हैं। ये सब कुछ देखे बगैर हम जो है डायरेक्टली उन चीज़ों पर यकीन कर लेते हैं। इस तरह की पब्लिसिटी जो है, इस तरह का सेलिब्रिटी वर्शिपिंग कल्चर ज़्यादा आपको इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के माशरे में देखने को मिलेगा। यूरोप में भी सेलिब्रिटीज़ होते हैं, अमेरिका में भी होते हैं, लेकिन वहाँ पे लोग उनकी वर्शिपिंग नहीं स्टार्ट करते। उनकी आर्ग्यूमेंट्स, उनकी एंडोर्समेंट को लोग लॉजिकली वेरीफाई करते हैं, फिर उस पर एक्शन लेते हैं। हमारे यहाँ इस चीज़ की खास तौर पर प्रॉब्लम है। फलां मुफ्ती साहब ने कह दिया जी बस फाइनल हो गया, फलां एक्टर ने कह दिया, फलां पॉलिटिशियन ने कह दिया बस फाइनल हो गया। तो किसी भी आर्ग्यूमेंट का या किसी भी स्टेटमेंट का सही होना इस चीज़ पर निर्भर नहीं करता है, इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है कि उसे कौन सी पर्सनैलिटी से एंडोर्स किया गया हो। तो इसे कहते हैं अपील टू अथॉरिटी। और पांचवी फैलेसी हमारे पास है फॉल्स डायलेमा। इसमें यह होता है कि आप किसी इंसान को सिर्फ दो ऑप्शन देते हैं, आप एक चीज को इतना ज्यादा नैरो कर देते हैं जबकि ऑप्शन बहुत ज्यादा ब्रॉड है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को दीन की दावत दे रहे हो, आप किसी को कह रहे हो नमाज पढ़ना चाहिए, रोजे रखने चाहिए, हज करना चाहिए, आपने 10 अच्छी बात की और आपने कुछ ऐसी बात कर दी जो कंट्रोवर्शियल थी। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया पाकिस्तान में रफुलुदैन का मसला है, तलाक का मसला है, उस मसलों पे आपने बात की और आपने कहा कि या तो तुम मेरी बात मान लो इस, और या तो तुम इस्लाम के दुश्मन हो। देखें, आपने उसको दो ऑप्शन दिए, या तो वो आपकी बात मान ले या तो वो खुद को इस्लाम दुश्मन मान ले, जबकि रियलिटी ऐसी नहीं है। रियलिटी इससे बिल्कुल ही डिफरेंट है। यहाँ पे उसके पास काफ़ी सारे ऑप्शन है। हो सकता है वो आपकी तहकीक से एग्री ना करता हो सकता है वो आपकी कुछ बातों से एग्री ना करता हो सकता है वो इस्लाम में पे आपसे ज़्यादा यकीन रखता हो, लेकिन वो इस वक्त जो है अपने लर्निंग प्रोसेस में हो। तो ये जो आपने इतने सारे ऑप्शंस थे, इनफाइनाइट ऑप्शंस थे, जिसको आपने नैरो करके सिर्फ उसको दो ऑप्शन दिए मैनिपुलेटिवली। फॉल्स डायलेमा सबसे ज़्यादा आजकल इस्तेमाल किया जाता है फेमस रिलीजियस स्कॉलर्स या फेमस पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट। उनकी एक गलती निकाल कर कह दिया जाता है कि ये इंसान तो ज़ीरो से मल्टीप्लाइड है। वो आपको 99 बातें सही बताएगा, लेकिन उसकी एक बात जो उसने, हो सकता है इंटेंशनल हो या हो सकता है अनइंटेंशनली उससे गलत बयानी हो गई हो, उस बात को इतना हाईलाइट किया जाएगा और आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे। वो दो ऑप्शन ये है कि अगर तो ये सच्चा होता तो ये झूठ नहीं बोलता, और क्योंकि अब इसने झूठ बोल दिया तो इंसान सिरे से झूठा है, इसकी किसी बात पे एतमाद नहीं करना है। जबकि ये बात सरासर गलत है। अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया और हम जो है गलतियां करते हैं जानबूझकर या फिर अनजाने में, गलतियां इंसान से होती हैं। रसूलुल्लाह के बाद और जितने भी प्रॉफिट्स दुनिया से गए हैं उनके बाद कोई भी इंसान ये क्लेम नहीं कर सकता कि वो गलतियों से पाक है। तो इस तरह का जो फॉल्स डायलेमा है वो क्रिएट किया जाता है फेमस पर्सनालिटीज़ के अराउंड, कई बार डेविएट करने के लिए। कई फेमस रिलीजियस स्कॉलर्स हैं जिनकी रीच जो है, जो ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस क्लर्जी है उनसे ज़्यादा बढ़ने लगती है, तो लोग उनके बारे में उल्टे सीधे बयानात स्टार्ट कर देते हैं, जबकि वो एक फॉल्स डायलेमा होता है। हो सकता है कई बार उस इंसान से गलती हो, तो बजाय कि उस पर्टिकुलर गलती को नोट किया जाए, उसकी इस्लाह की जाए, लोग उसे कह देते हैं कि या तो ये बंदा सही है तो पूरी बात सही करेगा, या तो ये बंदा है ही फ्रॉड। तो इस तरह नहीं होता, यह आपने जहन में रखना है। अब आ जाते हैं हमारी सिक्स्थ लॉजिकल फैलेसी पे, वो है हैस्टी जनरलाइजेशन। हैस्टी जनरलाइजेशन में ये होता है कि आप बहुत ही छोटा सैंपल लेते हैं और उसको बहुत बड़े रिजल्ट को कंक्लूड करने के लिए इस्तेमाल कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप दो औरतों से मिले जो कि मुस्लिम थी, जिन्होंने नकाब पहना था, हिजाब किया हुआ था, लेकिन उनका अखलाक बहुत ही ज़्यादा बुरा था। तो अब आप लोगों से कहने लगे कि सारी मुस्लिम औरतें जो हिजाब पहनती हैं, नकाब पहनती हैं, उनका अखलाक बुरा होता है, जबकि आप मिले सिर्फ दो औरतों से हैं। तो ये सैंपल साइज जो था, ये इतने बड़े रिजल्ट को डिटरमाइन करने के लिए बिल्कुल इनफ नहीं था। इसी तरह ये हो सकता है कि 4-5 मुस्लिम कहीं मिले जिन्होंने कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म की जो टेररिज्म से लिंक हो, तो उसके बेसिस पे आप ये कहने लगे कि जितने मुसलमान हैं सारे टेररिस्ट होते हैं। ये होता है हैस्टी जनरलाइजेशन, जहाँ पे आपने छोटे से सैंपल को लेके इतनी बड़ी रीजनिंग कर दिया, आपने इतनी बड़ी इंडक्टिव रीजनिंग आपने परफॉर्म कर दी। ये है हैस्टी जनरलाइजेशन। हैस्टी जनरलाइजेशन सिर्फ यहाँ नहीं होता, मेडिकल केस में भी होता है। एक डॉक्टर से कोई गलती हो गई, लोग पूरे के पूरे डॉक्टर्स को गाली देने लगते हैं। लोग कहते हैं कि यार डॉक्टर तो होते ही फ्रॉड है, इनको तो आते ही कुछ नहीं है, जबकि वो किसी एक डॉक्टर से एक केस में कोई मिस्टेक हुई थी। ह्यूमन एरर हो भी सकता है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि जितने डॉक्टर हैं वो सारे ही फ्रॉड है, उनको आता ही कुछ नहीं है। अब जो अगली दो फैलेसीज मैं बताऊंगा वो आपको हद से ज़्यादा देखने को मिलेगी हमारे माशरे में। सेवेंथ फैलेसी जो है रेड हेरिंग। यहाँ पे
जो बात चल रही होती है उससे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक बहुत ही अजीब सा टॉपिक बीच में घुसा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बंदा पॉलिटिशियन से सवाल उठाता है कि देखो जो फ़लस्तीन में इस वक्त हो रहा है, जो इसराइल वहाँ पे लोगों का कत्लेआम कर रहा है वो गलत है, और इस पे आपका चुप बैठना भी गलत है, आप जो यहाँ पे अपनी सियासत चमका रहे हैं ये गलत है, आपको कुरान में अल्लाह ने हुक्म दिया है कि जाके वहाँ पे जिहाद करना है, उनकी मदद करनी है मासूमों की। तो आगे से पॉलिटिशियन कह देता है, अच्छा आपको फ़लस्तीन दिखता है, सूडान में भी तो बच्चे मर रहे हैं, यमन में भी तो बच्चे मर रहे हैं, साउथ अफ्रीका में भी तो बच्चे मर रहे हैं। देखें, बात अब उसकी बात ना सडनली लोगों को बहुत अपीलिंग लगेगी, हाँ यार सही बात है, डेटा चेक करता हूँ, यमन में भी बच्चे मर रहे हैं, ये ईरान में भी बच्चे मर रहे हैं, तो ये फ़लस्तीन फ़लस्तीन क्यों बोल रहा है? देखें, ये होती है रेड हेरिंग। बात यहाँ पे हो रही थी कि फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है, जहाँ पे इसराइल जो है वो बर्बरियत कर रहा है, और वहाँ पे मुसलमान आर्मी का जाना फ़र्ज़ है। लेकिन इस आर्ग्यूमेंट को छोड़ के उसने एक ऐसी बात ले आई जो कि बहुत ही ज़्यादा इररेलेवेंट थी। यमन हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, उसके टॉपिक को अलग से डिस्कस करेंगे, भाई वहां पे भी जाना है, लेकिन बात तो फ़लस्तीन के आर्गुमेंट की थी, तुमने इसको क्यों जो है सिरे से खारिज कर दिया? ये होती है रेड हेरिंग, जहां पे ऐसी ऐसी चीजें बीच में छोड़ दी जाती हैं कि मेन आर्गुमेंट जो है वो डिसॉल्व हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप बोलेंगे कि यार जो सूदी निज़ाम है, और इसमें अगर आप बैंक से लोन लेते हैं और आप बैंक को इंटरेस्ट पे करते हैं, उसके बाद आप घर बनाते हैं, कार खरीदते हैं, वो हराम है। फिर एक बंदा आगे से कहता है कि यार इतने मौलाना है, वो इतने करप्ट होते हैं, देखो वो बच्चों के साथ ज्यादती करते हैं मदरसे में। मदरसे में बच्चों के साथ ज्यादती गलत है, लेकिन उसका इस बात से क्या ताल्लुक है कि आप सूदी कर्जा नहीं ले सकते हैं और उससे आप घर, गाड़ी, मोबाइल फ़ोन या कोई भी परचेज नहीं कर सकते हैं? इस बात का मदरसे में हो रहे ज्यादती के साथ क्या ताल्लुक है? दोनों ही बातें गलत हैं, ना इधर ये सूदी वाला काम होना चाहिए, ना ज्यादती होनी चाहिए, लेकिन वो एक अलग इशू है, उसको अलग जगह पे डिस्कस किया जाएगा। एक बार में एक इशू डिस्कस होता है, और रेड हेरिंग में यही होता है कि वो उससे मिलता जुलता या फिर कोई और सेंसिटिव बात इसमें घुसा के इसको डाइल्यूट करना, जो मेन आर्ग्यूमेंट है उसको डाइल्यूट करने की कोशिश की जाती है, इसको रेड हेरिंग बोलते हैं। और आठवां फैलेसी है टू क्यू क्यू फैलेसी। टू क्यू क्यू का जो इंग्लिश तर्जुमा है उसे हम कहते हैं यू टू। आप किसी से कहेंगे नमाज छोड़ना बहुत गुनाह का काम है, और जो नमाज छोड़ता है वो अल्लाह के ज़िम्मे करम से उठ गया, रसूलुल्लाह की हदीस है, जिसने नमाज छोड़ी वो अल्लाह के ज़िम्मे करम से उठ गया। एक बंदा कहते भाई तू तो खुद नमाज नहीं पढ़ता। देखें, वो बंदा भले ही नमाज ना पढ़ता हो, लेकिन उसके नमाज ना पढ़ने से ये आर्ग्यूमेंट जो है वीक नहीं हो जाती। ये आर्ग्यूमेंट की नमाज नहीं पढ़ने वाले पे अल्लाह ताला की लानत होती है, और अल्लाह ताला उसे अपनी हिफाजत में नहीं रखता। ये बात उस इंसान के नमाज नहीं पढ़ने से ख़त्म नहीं हो जाती। इसी तरह अगर वो इंसान कहता है कि यार सिगरेट बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हेल्थ के लिए, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, तंबाकू नहीं खाना चाहिए, उससे माउथ कैंसर होता है, और अगला बंदा उठ के कहता है तू खुद सिगरेट पीता है, यार मैंने तुझे देखा है। ठीक है, वो पीता होगा या हो सकता है नहीं भी पीता हो, लेकिन उसके सिगरेट पीने या ना पीने से ये बात जो वो कर रहा था कि सिगरेट पीना कार्सिनोजेनिक है, इससे कैंसर हो सकता है, और तंबाकू खाने से आपकी ज़बान खराब हो सकती है, आपका मुंह खराब हो सकता है, ये बात कैसे इनवैलिड हो गई? और होता ये है कि जब दो बंदे बात कर रहे हो और एक ऑडियंस उन्हें उन्हें सुन रही हो, और एक बंदा एक लॉजिकल बात कर रहा हो कि भाई सिगरेट के ये नुकसान हैं, और जैसे ही अगला बंदा ये कहता है कि भाई तू तो खुद सिगरेट पीता है, तो लोग भी ना इस लोगों को भी ना ये चीज़ बहुत अपीलिंग लगती है कि अरे यार ये तो खुद पीता है यार। यार वो खुद पीता है, उससे ये कैसे बात प्रूफ हो गई कि सिगरेट पीना हेल्थ के लिए हार्मफुल नहीं है? ये बात उन लोगों के लिए है जो लोग हक तक पहुंचना चाहते हैं, जो लोग सच्चाई का रास्ता देखना चाहते हैं, जो इंसान चाहता है इस तरह की आए बाएं शाएं, जिसको मजा आता है कि यार कोई तीखी मिर्च मसालेदार बात हो जाए, उसके लिए टू क्यू क्यू फैलेसी तो एक बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन वो लोग जो सच्चाई की तलाश में होते हैं, जो एक माशरे में अच्छा डिस्कोर्स चाहते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो इस तरह की फैलेसी से अपने आप को बचाएं। अब नाइन्थ फैलेसी जो है, इसको कहते हैं स्लिपरी स्लोप। इसमें यह होता है कि आप किसी एक छोटे से एक्शन को लेते हैं, उसकी आप बड़ी बड़ी चेन रिएक्शंस अज्यूम करके एक बहुत ही बड़ा कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बंदा कहता है कि अगर हमने कैलकुलेटर दिया बच्चों के हाथ में आज, तो बहुत ही जल्द मैथमेटिक्स ही खत्म हो जाएगा। ये एक छोटी सी बात थी, उससे उसने एक बहुत बड़ा कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया, एक चेन रिएक्शन बना के कि हो सकता है लोग कैलकुलेटर इस्तेमाल करें, फिर लोग एडिशन करना भूल जाएं, और ये सदियों तक चलता आएगा, तो बच्चों के अंदर कॉग्निटिव कैपेसिटीज़ खत्म हो जाएंगी खुद से मैथमेटिक्स यूज़ करने की, तो पूरा मैथमेटिक्स गिर जाएगा। अब ये एक बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट उसने खुद ड्रॉ कर ली, सिंपली चेन रिएक्शन बना के। इसी तरह इसकी दूसरी एग्जाम्पल रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में आप देख लें, लोग कहते हैं कि अगर हमने दीन में लोगों को सवाल करने के लिए अलाउ किया, तो बहुत जल्द लोग इस्लाम छोड़ जाएंगे। दीन में सवाल करना और बहुत जल्द लोगों का इस्लाम को छोड़ जाना, ये दो बहुत दूर की चीज़ें हैं, इसके बीच में काफ़ी सारे स्टेप हैं। स्लिपरी स्लोप जो होता है वो हर बार गलत नहीं होता है, कई बार रिप्रकशंस बहुत बड़े सामने आते हैं, कई बार नताइज बहुत ज़्यादा सामने आते हैं, लेकिन सिंपली किसी चीज़ को अज्यूम करना और उस पर
एक के बाद एक तुक्के लगा लगा कर चेन रिएक्शन बना के बड़ा कंक्लूजन ड्रॉ करना, इसको कहते हैं स्लिपरी स्लोप। अब आखिरी 10th फैलेसी जो है उसे हम कहते हैं सर्कुलर रीजनिंग। सर्कुलर रीजनिंग में क्या होता है, एक बात को बार बार घुमाया जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। एक इंसान ने आपसे एक बात की, अब आप उससे पूछेंगे भाई तुम्हारे पास इसका कोई प्रूफ है, तो वो कहेगा नहीं, स्पीकर एक्स फलां स्पीकर ने ये बात कही थी। आप उससे पूछेंगे फलां स्पीकर ने कही थी, लेकिन इससे ये कैसे प्रूफ होता है कि बात सच्ची है। वो कहेगा कि वो जो स्पीकर है वो हमेशा सच बोलता है, और क्योंकि उसने ये बात की है इसलिए ये बात सच्ची है। अब आप देखें यहाँ पे क्या है, वो कहता है कि ये बात सच्ची है क्योंकि फलां स्पीकर ने ये बात की, फलां स्पीकर क्योंकि हमेशा हर बात सच बोलता है, तो लिहाजा उसने ये बात सच्ची की है, तो ये बात जो है वेरीफाई होकर सच हो जाती है। या कहीं पे भी आपको एक लॉजिकल प्रूफ नहीं मिल रहा है, यहाँ पे कहीं पे भी आपको कोई डेटा बैक नहीं कर रहा है, सिर्फ आप एक आर्ग्यूमेंट लेते हैं, उसको आप क्वेश्चन पे फिट करते हैं, फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को आंसर बनाते हैं, फिर उसको एक चक्कर में घुमाते जाते हैं, तो यहाँ पे आपके पास कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं हो पाता है। अब ये एक एंडलेस लूप है जो चलते जाएगी। तो इसी के साथ मैंने अब आपको आज 10 फैलेसीज बता दी, और उम्मीद करता हूं कि इसके बाद आपका डिस्कस करने का तरीका काफ़ी ज़्यादा बदलेगा, आपका लोगों की बातें सुनने का नज़रिया काफ़ी ज़्यादा बदलेगा। और जाते जाते मेरी तरफ से एक बोनस फैलेसी मैं आपको बताता चलूँ, जिसे हम कहते हैं जेनेटिक फैलेसी, जिसमें आप किसी बात को सिर्फ इसीलिए रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि वो बात एक खास जगह से उठ के आ रही हो। जैसे कि कई बार रिलीजियस क्लर्जी में या फिर दीनदार लोगों में ये चीज़ आपने देखी होगी कि कोई बहुत अच्छी बात जो किसी दूसरे मज़हब के बंदे ने बताई या किसी दूसरे मज़हब के तरीके में थी, उसे वो सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि वो दूसरे मज़हब से, वो कहते हैं कि यार ये तो काफरों का तरीका है। देखिए वो तरीका काफरों का, आईसी इंजन जो इंटरनल कंबशन इंजन आपकी गाड़ियों में, वो भी काफरों का ही तरीका है, लेकिन आज आप उसको यूज़ तो करते हैं। इसी तरह जब कोई और अच्छी बात बताई जाए तो उसको सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर देना क्योंकि वो काफरों का तरीका है, या फिर वो चाइनीज़ लोगों का तरीका है, या फिर वो मैक्सिकन लोगों का तरीका है, ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। हाँ, दीनी चीज़ में हमने उनकी मुशाबत नहीं करनी है, उनकी रिलीजियस एक्टिविटीज़ को हमने नहीं अपने अपने ऊपर सवार करना है, क्रॉस का साइन नहीं पहनना है, टैटूज नहीं कराने, लेकिन बाकी चीज़ें जो कि आम 24 घंटे की ज़िंदगी में हमारे लिए यूज़फुल हैं, या कोई आइडियाज़ जिसके वजह से उनका माशरा बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट कर चुका है, उस आइडिया को अपने माशरे में इम्प्लीमेंट करने में क्या हर्ज है। क्यों उस आइडिया को आप सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि वो वहां से इमर्ज हुआ है। उसकी ओरिजिन कहीं से भी हो सकती है, जब तक वो आइडिया लॉजिकल है, जब तक वो आइडिया रिलीजियस है, जब तक वो आइडिया के बारे में हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट फतवा नहीं मिलता कि ये चीज़ हराम है, तब तक उस आइडिया को एक्सेप्ट करना ना कि सिर्फ आपकी ज़रूरत है बल्कि आप पर फ़र्ज़ है। इसीलिए अल्लाह पाक ने ग्रोथ जो है हमेशा कलेक्टिव रखी है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कोई एक बंदा कुछ इन्वेंशन करता है, वो सिर्फ लाइट बल्ब एक बंदे ने इजाद किया, वो सिर्फ खुद ही उसको यूज़ करता था, वो मरा तो लाइट बल्ब भी चला गया। ऐसा कभी भी नहीं होता है। ह्यूमन कम्युनिटी में ग्रोथ जो होती है वो एक साथ होती है। इसलिए आप देखेंगे बड़े बड़े मुल्क जो होते हैं वो बड़ी बड़ी पैक्ट, बड़ी बड़ी डीलें साइन कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे होते हैं। ये वाहिद जरिया ग्रोथ का अल्लाह ताला ने दुनिया में रखा है। तो उम्मीद है आज के बाद आपको कोई इंसान चूना नहीं लगाएगा अपनी बातों में, और इंशाल्लाह इस तरह की और भी वीडियोस मैंने प्लान की है। देखें, इस तरह की वीडियोस देखने से ना आपका इंटेलेक्ट बढ़ता है, आपको चीज़ें डीपली बारीकी के साथ समझ में आने लगती हैं, और उसके बाद आपकी पर्सनैलिटी में एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट आता है। उसके बाद कोई इंसान आपके सामने मुंह खोलता है तो वो बड़ा एहतियात के साथ मुंह खोलता है। फ़र्क है, जाकिर नायक के सामने बड़े बड़े लोग, चर्ब जुबान लोग बैठे हैं, लेकिन जाकिर नायक साहब सबका मुंह बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें इन सारी चीज़ों का, इन सारे पैंतरों का पता था। हो सकता है कई बार आपके पास नॉलेज बहुत पुख्ता हो, लेकिन अगर आपके पास वो स्किल ना हो ना कि आप डिबेट कर सकें, तो अगले बंदे ने इनमें से किसी फैलेसी को यूज़ करना है, या फिर हो सकता है इससे ज़्यादा कोई बड़ी फैलेसी यूज़ करे और उसने ज़्यादा लोगों को अपील कर देना है। तो जो भी कोई मशहूर स्पीकर है, जैसे मुफ्ती शमाइल नदवी साहब है जिनकी अभी डिबेट हुई थी जावेद अख्तर के साथ, देखें उनके आर्गूमेंट करने का स्टाइल, जाकिर नायक है उनके आर्गूमेंट का स्टाइल देखें, बात जो वो करते हैं वो अलग है, लेकिन वो अगले बंदे की बात को काउंटर किस तरह करते हैं वो भी देखिएगा। और इस तरह की वीडियोस देखने से इंसान का जहन खुलता है। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देख के अपने रिटेंशन स्पैम को कम मत करो। ये वक्त है, अल्लाह ताला ने वक्त दिया है, इसको यूटिलाइज करो सही जगह पे। दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।